हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से हमारे बेसिक शिक्षा परिषद कक्षा 8वीं की इंग्लिश बुक रेनबो में, जिसके अंतर्गत आज हम पढ़ने वाले हैं इस किताब का चौथा चैप्टर अ विजिट टू कैम्ब्रिज, जिसे लिखा है फिरदौस कांगा ने। तो प्यारे बच्चों, वीडियो शुरू करने से पहले हम चाहेंगे कि आप अगर हमारे YouTube चैनल पर नए व्यूवर हैं तो आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि बाकी के बच्चों को भी इसका फ़ायदा मिल सके। बताना चाहेंगे कि इसके पहले के जो 3 लेसन्स हैं वो हमने कवर किया है अपने चैनल पर, आप हमारी प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का हमारा चैप्टर अ विजिट टू कैम्ब्रिज। आपके इस चैप्टर के टाइटल में आया है कैम्ब्रिज। कैम्ब्रिज जो है एक प्लेस है और लंदन में ये एक यूनिवर्सिटी भी है। अ विजिट टू कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज का भ्रमण या कैम्ब्रिज की यात्रा। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। दिस इज द स्टोरी ऑफ मीटिंग बिटवीन 2 एक्स्ट्राऑर्डिनरी पीपल, both of them differently abled. Stephen Hawking, an astrophysicist who suffers from a form of paralysis that confines him to a wheelchair and allows him to speak only by punching buttons on a computer. Firdaus Kanga, a writer and journalist who lives and works in Mumbai. Kanga was born with brittle bones and like Hawkins moves around in wheelchair. This is the story. यह कहानी है of meeting, मिलने की, between 2 extraordinary people. extraordinary असाधारण, 2 असाधारण लोगों के बीच मिलने की। यह कहानी 2 असाधारण लोगों के बीच मिलने की है। Both of them differently abled. Both of them, दोनों ही differently, अलग अलग प्रकार से एबल्ड, अक्षम थे। एबल्ड का मतलब होता है शारीरिक रूप से अक्षम होना। एबल का मतलब योग्य और एबल्ड का मतलब अयोग्य। तो ये दोनों ही व्यक्ति शारीरिक रूप से अक्षम थे। स्टीफन हॉकिंग्स, एन एस्ट्रोफिजिसिस्ट, स्टीफन हॉकिंग्स जो कि एक तारा भौतिकविद थे, खगोल शास्त्री थे। हु सफर्स फ्रॉम अ फॉर्म ऑफ पैरालिसिस, जो कि एक प्रकार की लकवा नाम की बीमारी से ग्रसित थे। दैट कन्फाइंस, और उस बीमारी ने उन्हें सीमित कर दिया था। कन्फाइंस का मतलब है सीमित कर देना। हिम टू अ व्हील चेयर, केवल एक व्हील चेयर तक। और इस लकवा नाम की बीमारी ने स्टीफन हॉकिंग्स को एक व्हील चेयर तक ही सीमित कर दिया था। एंड अलाउज हिम टू स्पीक, और उन्हें बोलने की अनुमति थी। ओनली बाई पंचिंग बटन्स, केवल पंचिंग बटन के द्वारा। ऑन अ कंप्यूटर, कंप्यूटर पर। अर्थात स्टीफन हॉकिंग्स लकवा नाम की बीमारी से ग्रसित होने के कारण केवल कंप्यूटर की पंचिंग बटन के द्वारा ही कुछ बोल सकते थे। फिरदौस कांगा, अ राइटर एंड जर्नलिस्ट। फिरदौस कांगा जो कि एक राइटर का मतलब लेखक, एंड जर्नलिस्ट का मतलब है पत्रकार। तो फिरदौस कांगा जो कि एक लेखक और पत्रकार थे। हु लिव्स, जो रहते थे, एंड वर्क्स इन मुंबई, और कार्य करते थे मुंबई में। फिरदौस कांगा जो कि पेशे से एक राइटर और जर्नलिस्ट थे, अर्थात लेखक और पत्रकार थे, वो काम करते थे और रहते थे मुंबई में। कांगा वाज बॉर्न विद ब्रीटल बोन्स। ब्रीटल बोन्स का मतलब है कमजोर हड्डियों के साथ। कांगा का जन्म कमजोर हड्डियों के साथ हुआ था, यानी कि जब वे पैदा हुए तभी से उनकी हड्डियां बहुत कमजोर थीं। एंड लाइक हॉकिंग्स, और हॉकिंग्स की तरह से ही मूव्स अराउंड इन व्हील चेयर, केवल व्हील चेयर की मदद से ही चारों तरफ घूम सकते थे। Cambridge was my metaphor for England, and it was strange that when I left, it had become altogether something else, because I had met Stephen Hawking there. Cambridge was my metaphor. Metaphor एक फिगर ऑफ स्पीच है जिसको हिंदी में रूपक अलंकार कहा जाता है। तो
फिरदौस कांगा जी ये बताते हैं कि कैम्ब्रिज उनके लिए एक रूपक था, क्योंकि जब भी वे कैम्ब्रिज जाते थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि वे इंग्लैंड चले आए हों। तो वे कहते हैं कि कैम्ब्रिज मेरे लिए एक रूपक था, एंड इट वाज स्ट्रेंज दैट, और यह बड़ा विचित्र था। स्ट्रेंज का मतलब है विचित्र। व्हेन आई लेफ्ट, जब मैंने इसे छोड़ा था, अर्थात जब मैंने कैम्ब्रिज को छोड़ा था, इट हैड बिकम ऑल टुगेदर समथिंग एल्स, तो यह कुछ और ही हो गया था। और ऐसा क्यों उन्हें एहसास होता है? बिकॉज आई हैड मेट स्टीफन हॉकिंस देयर, क्योंकि वे वहां पे स्टीफन हॉकिंस से मिले थे। तो जब फिरदौस कांगा स्टीफन हॉकिंस से वहां कैम्ब्रिज में मिले थे तो उन्हें ऐसा लगता था कि जैसे कैम्ब्रिज जो है कुछ अलग ही तरीके का हो गया है, यहाँ का माहौल कुछ विचित्र हो गया है। It was on a walking tour through Cambridge that the guide mentioned Stephen Hawking, poor man who is quite disabled now, though he is a worthy successor to Isaac Newton, whose share he has at the university. It was on walking tour. यह एक पैदल यात्रा पर था थ्रू कैम्ब्रिज, कैम्ब्रिज की तरफ से। अब फिरदौस कांगा बताते हैं कि यह एक पैदल यात्रा पर था जो कि कैम्ब्रिज की तरफ से ऑर्गेनाइज की गई थी। दैट द गाइड मेंशन्ड, जब एक गाइड ने बताया, पथ प्रदर्शक ने बताया, गाइड कहते हैं पथ प्रदर्शक को जो हमें भ्रमण कराने के लिए लेके जाता है और सारी चीजों के बारे में हमें डिटेल्ड बताता है, तो वही बताता है मेंशन्ड स्टीफन हॉकिंस, स्टीफन हॉकिंग्स के बारे में हमें बताता है और कहता है पुअर मैन, बेचारा आदमी, हु इज क्वाइट डिसेबल्ड नाउ, जो कि अब पूरी तरह से शारीरिक रूप से अक्षम है, डिसेबल्ड अक्षम है, दो ही इज अ वर्दी सक्सेसर, फिर भी वह एक योग्य सक्सेसर उत्तराधिकारी है। वर्दी का मतलब है योग्य और सक्सेसर उत्तराधिकारी, टू आइजक न्यूटन, आइजक न्यूटन के बाद, अर्थात वह आइजक न्यूटन का उत्तराधिकारी है। किसके लिए कहा जा रहा है? स्टीफन हॉकिंग्स के लिए। हुज चेयर, जिसकी कुर्सी, अर्थात जिसकी पोस्ट, जिसका पद, चेयर कैपिटल से लिखा हुआ है इसलिए इसका एक बड़ा मीनिंग है, तो यहाँ चेयर से मतलब है पद से है। ही हैज एट द यूनिवर्सिटी, जो कि अब उस विश्वविद्यालय में हैं, अर्थात आइजक न्यूटन यूनिवर्सिटी में जिस पोस्ट पर थे, जिस पद पर थे, वही पद आज जो है स्टीफन हॉकिंग्स का है। वे आइजक न्यूटन के उत्तराधिकारी हैं। एंड आई स्टार्टेड बिकॉज आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन that this most brilliant and completely paralyzed astrophysicist, the author of A Brief History of Time, one of the biggest bestsellers ever lived here. And I started, और मैंने प्रारंभ किया, because, क्योंकि देखिए अब जो है फिरदौस कांगा बताते हैं कि उन्होंने पैदल यात्रा को आरंभ क्यों किया था, ये जो वॉकिंग टूर था उसे क्यों आरंभ किया था। तो कहते हैं आई हैड क्वाइट फॉरगॉटन, मैं पूरी तरह से भूल चुका था, दैट कि दिस मोस्ट ब्रिलियंट, यह अति प्रतिभाशाली, एंड कंप्लीटली पैरालाइज्ड, और पूरी तरह से विकलांग, एस्ट्रोफिजिसिस्ट, तारा भौतिक शास्त्री, द ऑथर ऑफ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, और उस सबसे महत्वपूर्ण किताब के लेखक जिसका नाम था ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम, समय का संक्षिप्त इतिहास, वन ऑफ द बिगेस्ट बेस्ट सेलर्स ईवर, जो कि हमेशा से सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब थी, लिव्ड हियर, उसके लेखक यहाँ रहते थे। तो फिरदौस कांगा ये बताते हैं कि मैंने इस यात्रा को इसलिए प्रारंभ किया था कि मैं ये पूरी तरह से भूल चुका था कि स्टीफन हॉकिंस यहीं रहते थे, जो कि अति प्रतिभाशाली और पूरी तरह से विकलांग थे, और ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम के लेखक भी थे, जो कि दुनिया की सबसे ज्यादा बिकने वाली किताब थी। When the walking tour was done, I rushed to a phone booth and almost tearing the cord so it could reach me outside, phoned Stephen Hawking's house. When the walking tour was done, जब यह पैदल यात्रा समाप्त हुई, I rushed, मैं भागा, टू अ फोन बूथ, एक फोन बूथ पर, एंड ऑलमोस्ट टीयरिंग द कोड, ऑलमोस्ट लगभग, टीयरिंग खींचते हुए, द कोड, कोड का मतलब है
उस फोन का तार, अब कोर्ड का मतलब वैसे रस्सी होता है, डोरी होता है, लेकिन यहाँ फोन बूथ के तार से मतलब है। तो वे कहते हैं ऑलमोस्ट टीयरिंग द कोर्ड, लगभग उस फोन बूथ के तार को खींचते हुए, सो इट कुड रीच मी आउटसाइड, जिससे कि वह मुझ तक बाहर पहुंच सके। फोन्ड स्टीफन हॉकिंग्स हाउस, मैंने स्टीफन हॉकिंग्स के घर पर फोन किया। अब रस्सी को खींचना या फिर फोन को खींचना, ये ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि स्टीफन हॉकिंग्स की तरह से फिरदौस कांगा भी विकलांग थे और वे भी व्हील चेयर का इस्तेमाल करते थे, इसलिए वे फोन बूथ के अंदर नहीं जा सकते थे और फोन बूथ को उन्हें बाहर लाना पड़ा, जिससे कि उस फोन की जो डोरी थी, रस्सी थी, वो खींच गई। There was his assistant on the line and I told him I had come in a wheelchair from India to write about my travel in Britain. I had to see Professor Hawkins. Even 10 minutes would do, half an hour, he said, from 3:30 to 4. बीच में हमने ब्रैकेट का जो सेंटेंस था उसे हमने छोड़ा है, इसको हम बाद में देखेंगे। There was his assistant, वहां उनका सहायक था, on the line, लाइन पर अर्थात फोन पर, and I told him, और मैंने उनसे कहा, I had come in a wheelchair from India, मैं व्हील चेयर में इंडिया से आया हूं, to write about my travels, अपनी यात्रा के बारे में लिखने के लिए, in Britain, ब्रिटेन में, मैं ब्रिटेन में अपनी यात्रा के बारे में लिखने के लिए इंडिया से व्हील चेयर में आया हूं। I had to see प्रोफेसर हॉकिंग्स, मुझे प्रोफेसर हॉकिंग्स से मिलना था। Even 10 minutes would do, मेरे लिए केवल 10 मिनट ही पर्याप्त होंगे। Half an hour, या फिर half an hour he said, आधे घंटे उसने कहा। From 3:30 to 4, 3:30 से 4 बजे तक, अर्थात उस सहायक ने कहा कि नहीं, आपको आधे घंटे का समय मिलेगा, 3:30 से 4:30 बजे तक का। अब ब्रैकेट का सेंटेंस हम देखते हैं। परहैप्स ही थॉट, शायद उसने सोचा, आई हैड प्रोपेल्ड, कि मैंने चलाया था, माई सेल्फ, स्वयं, ऑल द वे, पूरे रास्ते, यानी कि उस असिस्टेंट ने ये सोचा कि मैंने इस व्हील चेयर को पूरे रास्ते चलाया, अर्थात मैं पूरी यात्रा इसी व्हील चेयर पे करके आया हूं और मैंने इन्हें फोन किया है। ऐसा जो है ये फिरदौस कांगा अपने मन में सोच रहे हैं उस सहायक के बारे में, ठीक है, और शायद इसीलिए उनको 10 मिनट की बजाय आधे घंटे का समय उस सहायक ने दे दिया है। And suddenly I felt weak all over, growing up disabled, you get fed up with people asking you to be brave, as if you have a courage account on which you are too lazy to draw a check. The only thing that makes you stronger is seeing somebody like you achieving something huge. Then you know how much is possible and you reach out further than you ever thought you could. देखिए बच्चों, अब जो है जो दृश्य है वो स्टीफन हॉकिंस और फिरदौस कांगा के मिलने का है। ये दोनों अब मिलते हैं और इनके बीच में क्या क्या बातें होती हैं, इन सारी चीजों की जानकारी हमें आगे के पैसेजेस में मिलेगी। तो फिरदौस कांगा जो है कहते हैं, एंड सडनली आई फेल्ट वीक ऑल ओवर, और अचानक ही मैंने अपने आप को पूरी तरह से कमजोर पाया, कमजोर महसूस किया। ग्रोविंग अप डिसेबल्ड, अक्षमता के साथ यानी कि विकलांगता के साथ बड़ा होना। यू गेट फेड अप विद पीपल आस्किंग, और लोगों के द्वारा कहे जाने पर तंग आ जाना। गेट फेड अप, तंग हो जाना। पीपल आस्किंग यू टू बी ब्रेव, कि आपको भी बहादुर होना चाहिए, जैसा कि लोग कहते हैं। अगर किसी विकलांग व्यक्ति को देखते हैं तो लोग कहते हैं कि बहादुर बनो, तो उसी चीज का जिक्र जो है फिरदौस कांगा जी कर रहे हैं और बता रहे हैं कि जब कोई आपसे कहता है कि आपको भी बहादुर होना चाहिए, तो उन्हें ऐसा महसूस होता है कि एज इफ यू हैव अ करेज अकाउंट, कि जैसे हमारे पास कोई साहस का खाता है, कोई साहस का बैंक अकाउंट है। ऑन विच यू आर टू लेजी टू ड्रॉ अ चेक, जिस पर आप बहुत ही ज्यादा
सुस्त होते हैं उसको भजाने के लिए। कहने का मतलब ये है कि लोगों को ऐसा लगता है कि हमारे अंदर अपार साहस है, लेकिन हम उस साहस को अपने अंदर से जागृत नहीं कर रहे हैं, अपने साहस को बाहर नहीं ला रहे हैं। लेकिन आगे वो क्या बताते हैं, कहते हैं कि द ओनली थिंग दैट मेक्स यू स्ट्रॉन्गर, केवल एक ही ऐसी चीज है जो आपको मजबूत बनाती है, शक्तिशाली बनाती है, साहस भरती है आपके अंदर, इज सीइंग समबडी लाइक यू, जब कभी आपके जैसा कोई व्यक्ति आपको दिख जाता है, या जब कभी आप अपने जैसे किसी व्यक्ति को देखते हैं अचीविंग समथिंग ह्यूज, जो कि बहुत ही ऊंचाइयों को छूता है, या असाधारण कार्य करते हुए जब आप किसी व्यक्ति को देखते हैं, तब आपको हौसला मिलता है, तब आपको शक्ति मिलती है। देन यू नो हाउ मच इज पॉसिबल, तब आप जान पाते हैं कि यह कितना संभव है, एंड यू रीच, और आप पहुंच पाते हैं, आउट फर्दर, इससे भी आगे, देन यू एवर थॉट यू कुड, जिसके बारे में आपने कभी सोचने की कल्पना की थी, जिसके बारे में कभी आप विचार किया करते थे, आप उसके आगे निकल जाते हैं जब ऐसे लोग आपके जीवन में आपसे मिलते हैं। अब ये सारी बातें जो है स्टीफन हॉकिंस और फिरदौस कांगा के समय में हो रही हैं, वे दोनों एक दूसरे के आमने सामने हैं। तो स्टीफन हॉकिंस व्हील चेयर में लगे उस कंप्यूटर की मदद से ये जवाब देते हैं, आई हैव नॉट बीन ब्रेव, मैं बहादुर नहीं हूं। सेड हिज डिसएम्बॉडीड कंप्यूटर वॉइस, डिसएम्बॉडीड बिना शरीर वाली, उनकी बिना शरीर वाली कंप्यूटर की आवाज ने ये उत्तर दिया कि मैं बहादुर नहीं हूं। द नेक्स्ट आफ्टरनून, अगली दोपहर, आई हैव हैड नो चॉइस, मेरे पास और कोई विकल्प नहीं था। श्योरली, वास्तव में, आई वांटेड टू से, मैं कहना चाहता था लेकिन मैंने कहा नहीं। क्या चीज? लिविंग क्रिएटिवली, रचनात्मकता के साथ जीना, विद द रियलिटी ऑफ हिज डिसइंटीग्रेटिंग बॉडी, विद द रियलिटी, इस वास्तविकता के साथ कि आपका शरीर कभी काम नहीं करेगा। डिसइंटीग्रेटिंग का मतलब है शरीर का ठीक प्रकार से काम न करना। तो फिरदौस कांगा ये पूछना चाहते थे कि रचनात्मकता के साथ जीना और इस वास्तविकता के साथ जीना कि कभी आपका शरीर सही ढंग से काम नहीं करेगा, वाज चॉइस, क्या यह आपकी इच्छा थी? बट आई केप्ट क्वाइट, लेकिन मैंने चुप्पी साधी, मैं चुप रहा, मैं नहीं पूछा। बिकॉज आई फेल्ट, क्योंकि मैंने महसूस किया, गिल्टी एवरी टाइम, हर समय मैंने अपने आप को शर्मिंदा महसूस किया। आई स्पोक टू हिम, मैंने उनसे जो भी कहा उसके बारे में मुझे शर्मिंदगी हुई। फोर्सिंग हिम टू रिस्पॉन्ड, मैंने उन्हें जो जवाब देने के लिए फोर्स किया, दबाव उन पर डाला, उस पर मुझे शर्मिंदगी हुई। देयर ही वाज टैपिंग एट द लिटिल स्विच in his hand, trying to find the words on his computer with the only bit of moment left to him. There he was tapping at the little switch in his hand. There he was tapping, वहां वे दबा रहे थे, at the little switch, एक छोटी सी स्विच को, in his hand, जो कि उनके हाथों में थी। देखिए, उनके हाथों में बस थोड़ी सी जान बाकी रह गई थी, केवल उनके हाथों में ही थोड़ी सी हलचल बाकी थी। इसलिए जो है फिरदौस कांगा बताते हैं कि उनके हाथों में जो छोटी सी स्विच लगी हुई थी उस पर वे टैपिंग करने की कोशिश कर रहे थे और ट्राइंग टू फाइंड द वर्ड्स, शब्दों को ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, ऑन हिज कंप्यूटर, अपने कंप्यूटर पर, विद द ओनली बिट ऑफ मोमेंट लेफ्ट टू हिम, केवल उस छोटे से भाग के द्वारा जो कि उनके पास बचा था, जिसमें केवल थोड़ी सी हलचल बाकी थी। बिट ऑफ मोमेंट, थोड़ी सी हलचल बाकी थी, अर्थात उनकी अंगुलियों में जो थोड़ी सी हलचल बाकी थी, उन्हीं अंगुलियों के माध्यम से वे अपने कंप्यूटर पर शब्दों को ढूंढ रहे थे और उन्हें टैप करके हमें बताना चाहते थे। His long pale fingers, उनकी यही लंबी पीली पड़ गई उंगलियों में केवल थोड़ी सी हलचल बाकी थी, जिसके माध्यम से स्टीफन हॉकिंस अपने विचारों की अभिव्यक्ति कंप्यूटर के द्वारा किया करते थे।
एवरी सो ऑफन, और हर समय हिज आईज वुड शट, उनकी आंखें बंद हो जाया करती थीं। इन फ्रस्ट्रेटेड एग्जॉशन, फ्रस्ट्रेटेड निराशा और एग्जॉशन परेशानी, निराशा और परेशानी के कारण उनकी आंखें हमेशा बंद हो जाया करती थीं। एंड सीटिंग अपोजिट हिम, और उनके सामने बैठा हुआ मैं, आई कुड फील हिज एंग्विश, उनकी वेदना को, उनकी मानसिक वेदना को समझ सकता था। द माइंड बॉयंट विद थॉट्स, उनका जो मस्तिष्क था वो बॉयंट कर रहा था, बह रहा था या तैर रहा था विद थॉट्स, विचारों में। उनका जो मस्तिष्क था, अर्थात कहने का मतलब ये है कि उनके अंदर जो है ज्ञान का एक खजाना था, उनके मस्तिष्क में पावर ऑफ नॉलेज थी। दैट केम आउट, जो कि बाहर आ रही थी, इन फ्रोजन फ्रेजेज, जमे हुए गुच्छों में। फ्रोजन का मतलब होता है जमे हुए, और फ्रेजेस कहते हैं वर्ड्स को मिला करके फ्रेज बनाया जाता है, जिसका एक अलग ही मतलब होता है। फ्रेज को हम वाक्यांश भी कहते हैं। तो वही चीज फिरदौस कांगा जी बता रहे हैं कि उनके जो मस्तिष्क का ज्ञान था वह जमे हुए अकड़े हुए गुच्छों के रूप में बह करके बाहर आ रहा था। एंड सेंटेंसेस, और वाक्यांशों के रूप में स्टिफ एज कॉर्पसेज, और वह इतना ज्यादा अकड़ा हुआ था, इतना ज्यादा कठोर था, स्टिफ। और वो सेंटेंसेस जो वो कहा करते थे, यानी कि जो वो कहना चाहते थे, उनके द्वारा कही गई हर बात इतनी कठोर थी, एज कॉर्पसेज, जैसे कि कोई मरा हुआ व्यक्ति हो, जैसे कोई लाश हो, जैसे मुर्दे अकड़ जाते हैं, तो ठीक वैसे ही उनकी जो आवाज थी, उनके द्वारा कहे गए जो सेंटेंस हुआ करते थे, वे बड़े ही कठोर लगते थे। अब ऐसा क्यों था? क्योंकि स्टीफन हॉकिंस तो बोल नहीं पाते थे, जो भी बातें हुआ करती थी वो मशीन के माध्यम से होती थी, तो वह कंप्यूटर की मशीन जो कुछ भी बोलती थी उसकी आवाज इतनी कठोर थी। A lot of people seem to think, बहुत सारे लोग दिखाई देते हैं यह सोचते हुए that disabled people are chronically unhappy, कि जो अक्षम लोग हैं, जो शारीरिक रूप से विकलांग लोग हैं, वे क्रॉनिकली दीर्घकाल तक अनहैप्पी, अप्रसन्न रहते हैं। तो बहुत से ऐसे लोग हमें मिल जाते हैं जिनका ये मानना है कि जो लोग विकलांग हैं वे दीर्घकाल तक दुखी रहते हैं, अप्रसन्न रहते हैं। ऐसा स्टीफन हॉकिंस बताते हैं। आई सेड, तब फिरदौस कांगा जी कहते हैं कि आई नो दैट्स नॉट ट्रू माई सेल्फ, मैं जानता हूं कि ये मेरे बारे में सत्य नहीं है, मेरे साथ ऐसा नहीं है। आर यू ऑफन लॉफिंग इनसाइड, क्या आप हमेशा अंदर से हंसते रहते हैं? अबाउट 3 minutes लेटर, लगभग 3 मिनट के बाद, ही रिस्पॉन्डेड, उन्होंने उत्तर दिया, आई फाइंड इट अम्यूजिंग, मैं मजाक प्राप्त करता हूं। कहने का मतलब ये कि मुझे मजाकिया लगता है। अम्यूजिंग का मतलब मजाकिया। व्हेन पीपल पैट्रोनाइज मी, जब लोग मुझ पर दया दिखाते हैं। पैट्रोनाइज का मतलब होता है दया दिखाना। तो स्टीफन हॉकिंस कहते हैं कि जब लोग मुझ पे दया दिखाते हैं तो मुझे ये जैसे हास्यास्पद लगता है। एंड डू यू फाइंड इट एनोइंग, और फिर फिरदौस कांगा पूछते हैं कि क्या आप क्रोधित पाते हैं अपने आप को? एनोइंग का मतलब क्रोधित। व्हेन समवन, जब कोई व्यक्ति लाइक मी, मेरी तरह से, कम्स आता है, एंड डिस्टर्ब्स, और परेशान करता है, यू इन योर वर्क, आपको आपके कार्यों में। फिर फिरदौस कांगा उनसे ये पूछते हैं कि क्या आपको गुस्सा आता है जब कोई व्यक्ति मेरे जैसा आपके पास आता है और आपको काम करने में डिस्टर्ब करता है और आपसे सवालात पूछता है? द आंसर फ्लैश्ड, जवाब भड़क गया। फ्लैश्ड का मतलब है भड़कना। कहने का मतलब यह है कि उन्होंने जो जवाब दिया वो गुस्से में था। यस, हाँ, ऐसा होता है। जब मुझसे कोई सवाल पूछता है, जब मैं कार्य कर रहा होता हूं, तब मुझे गुस्सा आता है, ऐसा स्टीफन हॉकिंस कहते हैं। देन ही स्माइल्ड, लेकिन तब वे मुस्कुराए। हिज वन वे स्माइल, उनकी एक मुस्कान, एक तरफा मुस्कान के साथ वे मुस्कुराए। एंड आई न्यू, और मैं जान गया, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल, बिना संवेदनशीलता के, विदाउट बीइंग सेंटिमेंटल, संवेदना, बिना संवेदना के, आर सिली, या फिर बिना मूर्खता के,
that I was looking at one of the most beautiful men in the world. कि मैं एक ऐसे व्यक्ति से मिल रहा था या एक ऐसे व्यक्ति को देख रहा था जो कि दुनिया का सबसे खूबसूरत व्यक्ति है। कहने का मतलब यह है कि जब स्टीफन हॉकिंस अपनी उस एक तरफा मुस्कान के साथ मुस्कुराए तो फिरदौस कांगा को यह लगा कि मैं दुनिया के सबसे खूबसूरत आदमी से रूबरू हो रहा हूं, उन्हें देख रहा हूं। आगे फिरदौस कांगा बताते हैं, अ फर्स्ट ग्लिम्स ऑफ हिम इज शॉकिंग। ग्लिम्स कहते हैं झलक को, इज शॉकिंग चौंकाने वाली थी। तो वे बताते हैं कि उनकी जो पहली झलक थी, यानी कि स्टीफन हॉकिंस की जो पहली झलक थी, वो बड़ी ही चौंकाने वाली थी। बिकॉज क्योंकि ही इज लाइक अ स्टिल फोटोग्राफ, क्योंकि वे एक स्थिर फोटोग्राफ की तरह से दिख रहे थे। चूंकि अब शरीर में जो है हलचल नहीं थी, तो वे एक फोटोग्राफ की तरह से दिखाई देते थे। एज इफ ऑल दोज पिक्चर्स, ठीक उन सभी पिक्चरों की तरह से, तस्वीरों की तरह से, ऑफ हिम जो कि उनकी थी, इन मैगजीन्स जो पत्रिकाओं में छपा करती थी, एंड न्यूज़पेपर्स और जो न्यूज़पेपर्स में छपा करती थी, हैव टर्न्ड 3 डायमेंशनल। ऐसा लगता था कि यही तस्वीरें जैसे त्रिविमीय आकृति में बदल गई हों। तो फिरदौस कांगा बताते हैं कि जब मैंने उनको पहली बार देखा तो उनकी पहली झलक बहुत ही शॉकिंग थी, बहुत ही चौंकाने वाली थी, क्योंकि जब मैंने उनको देखा तो वे केवल व केवल एक फोटोग्राफ की तरह से दिख रहे थे, और ऐसा फोटोग्राफ जो कि न्यूज़पेपर और पत्रिकाओं में छपा करता था। यानी कि स्टीफन हॉकिंस इतने चर्चा में थे कि उनकी तस्वीरें आए दिन फोटोग्राफ्स और न्यूज़पेपर में छपा करते थे। तो उसी को ये बताते हैं कि यही तस्वीरें ऐसा लगता था जैसे कि 3D आकार में, 3 डायमेंशनल आकार में, त्रिविमीय आकृति में उनके सामने आज बैठी हुई हैं। देन यू सी, तब आप देख सकते हैं, द हेड ट्विस्टेड, मुड़े हुए सिर को, साइड वे बगल से, इनटू अ स्लम्प, उनके कंधों पर। तब आप उनके कंधों पर उनके मुड़े हुए सिर को देख सकते हैं। द टोर्सो श्रंक, टोर्सो का मतलब होता है धड़, अर्थात पूरे शरीर में सिर के बाद वाला जितना हिस्सा बच जाता है वो सारा धड़ कहलाता है, और श्रंक गर्दन। और बताते हैं कि उनके धड़ को उनकी गर्दन के साथ इनसाइड आप अंदर देख सकते हैं। द पेल, पेल का मतलब अब यहाँ फीका पड़ने से है, पेल का मतलब पीला होता है लेकिन यहाँ फीका से है। ब्लू शर्ट, नीली शर्ट में, एक फीकी पड़ी हुई नीली शर्ट के अंदर आप उनके गर्दन के साथ पूरे धड़ को देख सकते हैं। द वेस्टेड लेग्स, उनके बेकार पड़े हुए पैरों को, जो उनके बेकार पड़े हुए पैर हैं आप उन्हें देख सकते हैं। यू लुक एट हिज आईज, आप उनकी आंखों को जब देखते हैं, विच कैन स्पीक, जो कि बोल सकती हैं, स्टिल, अभी भी। जब आप उनकी आंखों में देखते हैं जो कि अभी भी ऐसा लगता है जैसे बोल सकती हैं, एंड दे आर सेइंग, और ऐसा लगता है जैसे वे कुछ कह रही हों। दे आर सेइंग, वे कुछ कह रही हों। समथिंग ह्यूज, समथिंग ह्यूज, कोई विशेष बात, कोई बड़ी बात। एंड अर्जेंट, और बहुत ही जरूरी बात, बहुत ही आवश्यक बात। इट इज हार्ड टू टेल वाट, जबकि इसको कहना बड़ा कठिन है। इट इज हार्ड, यह बड़ा कठिन है, टू टेल वाट, कि उनकी आंखें क्या कहना चाहती हैं। बट यू आर सेकन, लेकिन आप हिल जाएंगे, सेकन हिल जाना, लेकिन आप हिल जाएंगे, बिकॉज यू हैव सीन, क्योंकि आपने देखा है कुछ ऐसा जो कि यू नेवर थॉट कुड बी सीन, जिनके बारे में कभी आपने विचार भी नहीं किया होगा कि ऐसी घटनाओं को, ऐसी चीजों को हम कभी देख पाएंगे। तो उन सारी चीजों को आप उनकी आंखों के अंदर, स्टीफन हॉकिंस की आंखों के अंदर देख सकते थे। आगे फिरदौस कांगा पूछते हैं, व्हाट डू यू थिंक, आप क्या सोचते हैं, इज द बेस्ट थिंग, क्या ऐसी बहुत अच्छी चीज है, अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, एक विकलांग व्यक्ति होने पर या फिर एक अक्षम व्यक्ति होने पर मनुष्य के अंदर ऐसी कौन सी सबसे अच्छी चीज है। आई हैड आस्क्ड, मैंने उनसे पूछा था, हिम अर्लियर, पहले ही।
तो फिरदौस कांगा ये बताते हैं कि हमने उनसे बहुत पहले ही पूछ लिया था कि एक विकलांग व्यक्ति होने पर किसी भी व्यक्ति के अंदर सबसे अच्छी चीज क्या चीज हो सकती है। तो स्टीफन हॉकिंस कहते हैं, आई डोंट थिंक देयर इज एनीथिंग, मेरे विचार में ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसी कोई अच्छाई नहीं है गुड अबाउट बीइंग डिसेबल्ड, एक शारीरिक रूप से विकलांग व्यक्ति होने में या एक अक्षम व्यक्ति होने में ऐसी कोई अच्छाई है, ऐसा मेरे विचार में नहीं है। आई थिंक, मैं सोचता हूँ, आई सेड, और मैंने कहा, यू डू डिस्कवर, आप खोज सकते हैं या आप पता लगा सकते हैं, हाउ मच काइंडनेस देयर इज इन द वर्ल्ड, कि संसार में कितनी दयालुता है, आप इस बात का पता लगा सकते हैं एक अक्षम या एक विकलांग व्यक्ति हो करके। यस, हाँ, उन्होंने समर्थन करते हुए कहा, यस, हाँ, ही सेड, उन्होंने कहा, इट वाज अ डिसएडवांटेज, यह एक समस्या थी, आप हिज वॉइस, उनकी आवाज की, और कैसी आवाज, सिंथेजियर की आवाज, जो सिंथेजियर उनके व्हील चेयर में लगा था, जो उनके मनोभावों को व्यक्त करता था, तो उस आवाज विश्लेषक की ये बात कर रहे हैं। तो वे बताते हैं कि यह उनके लिए एक समस्या थी, उनके आवाज विश्लेषक की, जिससे कि वे नहीं कर सकते थे, दैट ही कुड नॉट कन्वे, वे प्रकट नहीं कर सकते थे क्या चीज, नो इन्फ्लेक्शन, किसी प्रकार की प्रतिक्रिया को, नो शेड, किसी प्रकार के रंग को, आर टोन, या फिर किसी प्रकार के ध्वनि को, लय को। तो वे बताते हैं कि उनका जो आवाज सिंथेजियर है, ये उसकी प्रॉब्लम है कि वे अपने मनोभावों को, अपने रंगों को, या फिर अपने लय को, अपनी ध्वनि को प्रकट नहीं कर सकते हैं। एंड आई कुड नॉट टेल हाउ enthusiastically he agreed with me, और मैं ये नहीं कह सकता, मैं ये नहीं बता सकता कि कितने उत्साह के साथ, enthusiastically, उत्साह के साथ, he agreed with me, कि वे मेरी बातों से सहमत थे। अर्थात ये फिरदौस कांगा का कथन है, वे कहते हैं कि मैं इस बात को नहीं बता सकता था कि स्टीफन हॉकिंस कितने उत्साह के साथ मेरी बातों से सहमत थे, क्योंकि वे और उनका शरीर पूरी तरह से निष्प्राण हो चुका था, उनके शरीर में जैसे जान नहीं थी, और व्हील चेयर के कंप्यूटर के माध्यम से वे अपनी भावनाओं की अभिव्यक्ति कर सकते थे, जिसके कारण से एक्सप्रेशन दिखाई नहीं देता था। इसलिए फिरदौस कांगा ने ये चीजें कही कि मैं उनके उत्साह को नहीं समझ सकता था, और कितने उत्साह के साथ उन्होंने मेरी बातों का समर्थन किया था, ये चीजें मैं बयां नहीं कर सकता था। एवरी टाइम आई शिफ्टेड, शिफ्टेड का मतलब है बैठना, तो प्रत्येक समय, हर पल मैं बैठ जाता था, इन माई चेयर, अपनी कुर्सी पर, आर टर्न्ड माई रिस्ट, या फिर अपनी कलाई को मोड़ता था, टू वॉच द टाइम, समय को देखने के लिए, आई वॉन्टेड टू मेक एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स काउंट, मैं अपने पूरे 30 मिनट के एक एक मिनट को गिनना चाहता था। आई वॉन्टेड टू मेक, मैं गिनना चाहता था, एवरी वन ऑफ आवर 30 मिनट्स, अपने आधे घंटे के हर पल को, हर मिनट को। आई फेल्ट अ ह्यूज रिलीफ एंड एक्सिलरेशन इन द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी, ह्यूज रिलीफ एक लंबा आराम, एंड एक्सिलरेशन उत्साह, द पॉसिबिलिटीज ऑफ माई बॉडी, पॉसिबिलिटी का मतलब है संभावनाएं, माई बॉडी मेरा शरीर। तो फिरदौस कांगा ये बताते हैं कि मेरे शरीर में जितनी भी संभावनाएं थी, अपनी उन संभावनाओं में मैंने अत्यधिक आराम और उत्साह महसूस किया। हाउ लिटिल इट मैटर्ड देन दैट, तब यह कितना कम मायने रखता था। आई वुड नेवर वॉक, कि मैं कभी चल नहीं पाऊंगा, आर इवन स्टैंड, या फिर कभी खड़ा नहीं हो पाऊंगा। कहने का मतलब यह है कि फिरदौस कांगा स्टीफन हॉकिंस से मिलने के बाद सब कुछ भूल चुके थे, उनके मन में, उनके अंदर, उनकी आत्मा में एक असीम स्फूर्ति जागृत हो चुकी थी, और वे सब कुछ भूल चुके थे कि वे कभी खड़े हो पाएंगे, कभी चल पाएंगे, या फिर कभी कुछ कर पाएंगे, इसके बारे में उन्हें कोई चिंता नहीं थी। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया, हाउ ही हैड बीन एन इंस्पिरेशन बियॉन्ड क्लिच फॉर मी, कि वो मेरे लिए किस तरह से एक
प्रेरणा स्रोत बन गए थे, एंड श्योरली, और वास्तव में फॉर अदर्स, दूसरों के लिए भी। डिड दैट थॉट, क्या ऐसे विचार हेल्प हिम, उनकी मदद करते? नो, नहीं, ही सेड, उन्होंने कहा। एंड आई थॉट हाउ फुलिश आई वाज, और मैंने सोचा कि मैं कितना मूर्ख था, टू आस्क, ये प्रश्न पूछ करके। अर्थात जब उन्होंने कह दिया कि नहीं, इसमें कोई फायदा नहीं है, तो मैंने विचार किया कि मैंने जो प्रश्न पूछ दिया वो कितनी बड़ी मूर्खता का प्रदर्शन था। When your body is a claustrophobic room, जब आपका शरीर एक एकांतमय कमरे की तरह से हो जाता है, क्लस्ट्रोफोबिक कहते हैं एकांतमय को, एंड द वॉल्स आर ग्रोविंग नैरोवर, और उसकी दीवारें सकरी होती चली जाती हैं डे बाय डे, दिन प्रतिदिन, तो इट डजंट डू मच गुड, तो ये बहुत अच्छा नहीं होता, टू नो, जानने के लिए, दैट देयर आर पीपल आउटसाइड स्माइलिंग, कि बाहर लोग मुस्कुरा रहे हैं, विद एडमिरेशन, प्रसन्नता के साथ, टू सी यू ब्रीदिंग स्टिल, आपको अभी भी सांस लेते हुए देखकर। अर्थात जो क्वेश्चन फिरदौस कांगा उनसे पूछ बैठे थे कि अगर हम आपका आभार प्रकट करते हैं तो क्या इसमें आपका कोई लाभ है, कोई आपको प्रसन्नता मिलती है, और उन्होंने जवाब दे दिया कि नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, तो वे विचार करते हैं कि ये सारे सवाल पूछ करके मैं कितना मूर्ख बन गया, और इस बात को स्वीकार करते हुए कहते हैं कि जब हमारा शरीर एक एकांतमय कमरे की तरह से हो जाता है और उसकी दीवारें दिन प्रतिदिन सकरी होती चली जाती हैं, तो इस बात के कोई मायने नहीं होते हैं कि कोई भी व्यक्ति या पब्लिक आपको सांस लेते हुए देख करके मुस्कुराते हुए खुश होती है, इस बात के कोई मायने नहीं रह जाते हैं। इज देयर एनी एडवाइस यू कैन गिव डिसेबल्ड पीपल, क्या कोई सलाह है जो आप विकलांगों को देना चाहते हैं या फिर अक्षम लोगों को देना चाहते हैं? समथिंग दैट माइट हेल्प मेक लाइफ बेटर, कुछ ऐसा जो कि जीवन को और भी ज्यादा शानदार बना सके, जो कि जीवन को शानदार बनाने में मदद कर सके? तो स्टीफन हॉकिंस जवाब देते हैं, दे शुड कॉन्सेंट्रेट, उन्हें एकाग्रचित होना चाहिए, ऑन व्हाट दे आर गुड एट, जिनमें भी वे अच्छे हैं। अर्थात जिन कार्यों में लोग अच्छे हैं उन्हीं कार्यों में लोगों को अपना ध्यान केंद्रित करना चाहिए। द हाफ आवर वाज अप, आधा घंटा हो चुका था। आई थिंक आई हैव अनॉयड यू एनफ, मुझे लगता है कि मैंने आपको काफी परेशान किया। आई सेड, मैंने कहा, ग्रिंगिंग, मुस्कुराते हुए, थैंक यू फॉर डॉट डॉट डॉट, सारी चीजों के लिए, आपने जो मुझे समय दिया, आपने जो मुझे एडवाइस दी, उसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आई टच्ड हिज शोल्डर एंड व्हील्ड आउट इनटू द समर इवनिंग। आई टच्ड हिज शोल्डर, मैंने उनके कंधों को स्पर्श किया, छुआ, एंड व्हील्ड आउट, और अपनी कुर्सी के साथ बाहर निकल गया, इनटू द समर इवनिंग, इन गर्मियों की शाम में। मैं इस गर्मी भरी शाम में उनके कंधे को स्पर्श किया और अपनी कुर्सी के साथ बाहर निकल गया। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से आज का हमारा लेसन यहीं समाप्त होता है। ये चैप्टर लिया गया था फिरदौस कांगा की एक बुक हीवन ऑन व्हील्स से, और हम उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को ये चैप्टर समझ में आ गया होगा। अगर कहीं किसी को कोई समस्या है तो इस वीडियो को रिवाइंड करिए, फिर से प्ले करिए। मैं उम्मीद करता हूँ कि जल्दी ही आपको ये पूरा चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। तो इन्हीं सारी शुभकामनाओं के साथ हमें दीजिए इजाज़त। मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए गुड बाय।